जब एक बच्चा क्लास 12th पास आउट करता है, उसको कॉलेज जाना होता है तो उसके काफी कुछ सपने होते हैं। सबसे पहले सारांश जेई का नाम कब सुना? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं ऑनलाइन में, तो कैसे ओवरकम किया उसको? भैया मेरा तो 11th वेस्ट हो गया, क्या मैं अभी भी आईआईटी क्रैक कर सकता हूँ या नहीं? हाँ सर, मतलब एक ऐसा फेज था मेरी लाइफ में जो थोड़ा डिप्रेशन जैसा फेज आया था, जो कि था 168 मार्क्स। पर जो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज किए, 180 मार्क्स आए मेरे। मैकेनिकल ही क्यों चूज करी सारांश? हाँ सर, हाँ मुझे अपने कॉलेज में इलेक्ट्रिकल भी मिल रही थी। सर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक था। एग्ज़ाम से कितने दिनों पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चे आईआईटी एनआईटी पहुंचने वाले होंगे। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी एनआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो अदर कॉलेजेस में भी जाएंगे। सो ये कॉलेज लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। इसमें अलग एक्सपीरियंस होगा आपका, जो स्कूल लाइफ था वो अलग एक्सपीरियंस। तो इसी को कवर करने के लिए हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जेई पॉडकास्ट करके, जिसमें जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, जो बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो पहले एपिसोड में हमारे सारांश हैं जो कि एनआईटी सूरत के सेकंड ईयर के छात्र हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो वेलकम सारांश। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारांश कश्यप। आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सो कैसा रहा सारांश 2 साल? सर जो 2 साल रहे कॉलेज लाइफ के काफ़ी अच्छे रहे। मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है कॉलेज में। जब एक बच्चा क्लास 12th पास आउट करता है, उसको कॉलेज जाना होता है तो उसके काफ़ी कुछ सपने होते हैं कि मुझे कॉलेज में ये चीज़ें करनी है, जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है और अच्छे दोस्त बनाने होते हैं। तो ये कुछ होते हैं सपने जो बच्चे कॉलेज आने से पहले दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो सारी चीज़ें हैं अब तक कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करने की, अच्छे दोस्त बनाने की, कॉलेज को रिप्रेजेंट करने की या इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने की, एंजॉय करने की, वो कुछ काफ़ी हद तक मैंने की हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी रही है अभी तक। बढ़िया। और ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। यदि आप नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें यदि आप इग्नोर करोगे या नहीं कर पाओगे तो फिर थोड़ा सा लगता है यार आईआईटी एनआईटी आने का क्या फ़ायदा। सो अब थोड़ा जेई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सारांश जेई का नाम कब सुना था कि हाँ कुछ आईआईटी एनआईटी होता है, उसके लिए आपको जेई मेन जेई एडवांस देना होता है, तो वो किस क्लास में सुना था? सर सबसे पहले मैंने आईआईटी जेई के बारे में क्लास 6 में सुना था। मेरे एक कज़िन है तो वो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आईआईटी जेई करके कुछ होता है। तब से मुझे पता चला कि हाँ एक एग्ज़ाम होता है आईआईटी जेई करके, जिससे आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो उन कज़िन का हुआ था क्या आईआईटी में? नहीं सर, उनका आईआईटी जेई मतलब उन्हें बीटेक तो उन्होंने आईआईटी से नहीं किया, पर उन्होंने गेट क्वालिफाई किया, तो उन्होंने मास्टर्स मतलब एमटेक और पीएचडी उन्होंने आईआईटी से ही की है। ओके, कौन सी आईआईटी? उन्होंने अपना एमटेक आईआईटी बीएचयू से किया है और अपना पीएचडी आईआईटी कानपुर से की है। बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि जिनको आईआईटी एनआईटी नहीं मिल पाता 12th के साथ, तो वो सोच लेते हैं अब आईआईटी एनआईटी नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बीटेक कंप्लीट करके आप एमटेक के लिए या पीएचडी के लिए भी आईआईटी जा सकते हैं। उसके लिए गेट एग्ज़ाम होता है, तो आप गेट क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद आप आईआईटी जाइए। बिल्कुल आपका सपना पूरा होगा, डोंट वरी। 6th में सुना था। प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी? सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की क्लास 10th के बाद 11th से। कहाँ से करी थी? मैंने प्रिपरेशन हमारे वाराणसी में एक कोचिंग है जेआरएस नाम की, हमारे पूर्वांचल एरिया की सबसे अच्छी कोचिंग थी जेआरएस, तो मैंने वहाँ से अपनी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। कोविड भी था उस टाइम? हाँ सर, जब मैं 11th में था तो कोविड काफ़ी ज़्यादा था, तो जो मेरी प्रिपरेशन रही है वो पूरी ऑनलाइन ही रही है क्लास 11th में। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं ऑनलाइन में, तो कैसे ओवरकम किया उसको? हाँ सर, कॉलेज जैसे कि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन से हमारे, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था जेई की, तो क्या होता है मोस्टली हमें ऑनलाइन क्लासेस लैपटॉप स्टेप्स पे पढ़ने होते हैं, तो उनको हटाने के लिए मैं क्या करता था कि मैं अपने लैपटॉप्स में ही पढ़ता था और नोटिफिकेशन सारी बंद रखता था व्हाट्सएप की या फिर इंस्टाग्राम की। तो इससे ये होता था कि मैं डिस्ट्रैक्टेड कम रहता था। और एक जो मेरी मम्मी और मेरी दीदी हैं उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि वो मुझसे हमेशा पूछती थी कि क्या तुमने आज की वीडियो लेक्चर्स देखे। और मेरा एक फिक्स टाइम स्लॉट था कि अगर मैं वीडियो देखूंगा तो इस टाइम स्लॉट के बीच में ही देखूंगा, जिससे कि मेरी डेली वीडियोस कंप्लीट हो जाती थी और कोई बैकलॉग बचता नहीं था मेरा। सो गाइस, ये जो बच्चे अभी भी कोविड तो नहीं है बट बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं। कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल कारण हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में अभी बहुत कम रेट पे आपको आईआईटी जेई लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है। सो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या होता है डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं।
तो जब आप घर के पास रहते हो, घर में रहते हो, मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो वो थोड़ा सा देखभाल में रहते हैं कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बट जब आप घर से दूर रहते हो या कोटा वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे कोई देखने वाला, रुकने टुकने वाला नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की जरूरत है कि आप खुद पे कंट्रोल करो और आपको ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे खुद के लिए, अपने लिए IIT जाना है, NIT जाना है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखो थोड़ा सा। कैसा रहा, मतलब 11th कैसा था और फिर 12th कैसा था? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 11th वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते रहते हैं, भैया जब अपन YouTube में वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं, लाइव वगैरह भी जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं, भैया मेरा तो 11th वेस्ट हो गया, क्या मैं अभी भी IIT क्रैक कर सकता हूँ या नहीं? तो 11th कैसा था तुम्हारा? सर 11th बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। आउट ऑफ 10 मैं 6 या 7 मेरा रहा होगा 11th में। तो उसके बाद 12th में जब मैं गया तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग छोड़ के ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की रेजोनेंस में, जो कि हमारे सिटी में था, वाराणसी में। फिर मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की ऑफलाइन। तो फिर उसके बाद जो बैकलॉग्स से मेरे थोड़े बहुत 11th के थोड़े बड़े बच गए थे, तो मैंने उनको कवर अप करना चालू किया। अपने टीचर से वापस पूछने लगा कि कैसे करना था मुझे, तो उन्होंने मेरी काफ़ी गाइड किया इस बारे में कि जो पीछे के 11th में के सब्जेक्ट्स हैं आप उनको कैसे रिवाइज करो और साथ साथ 12th के सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ो। तो इसमें काफ़ी हेल्प की मेरे टीचर्स, और एक दो मेरे जो सीनियर्स थे कोचिंग में, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी मेरी। तो सारांश, पूरे JEE प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा आया कि यार चलो हटाते यार, प्रिपरेशन बहुत हो गई, अब मन नहीं लग रहा या रिजल्ट नहीं आ रहा, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या ही IIT JEE करके या IIT जाके करेंगे, कभी ऐसा हुआ है? हाँ सर, मतलब एक ऐसा फेज़ था मेरी लाइफ में जब थोड़ा डिप्रेशन जैसा फेज़ आया था मेरी लाइफ में, क्योंकि इंजीनियरिंग मुझे एज इन मेरा ड्रीम कभी नहीं था कि मुझे बस इंजीनियरिंग करना था। मतलब मेरा ड्रीम था कि या तो मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ या तो मैं UPSC करूँ, मतलब ऐसा था। तो फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ऐसा हिट किया था कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है और मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर उस टाइम मैंने 1-2 महीने के लिए अपनी प्रिपरेशन से फिर ब्रेक लिया था, ताकि मैं थोड़ा अपने आप को शांत कर सकूँ और वापस ये चीज़ कर सकूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट। 1-2 महीने ब्रेक कर? हाँ, 1-2 महीने मैंने पढ़ाई बहुत कम कर दी थी, और मेरी मम्मी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है ये चीज़ तो तुम 1-2 महीने रेस्ट ले लो। फिर मैं ऐसा फेज कब आया था? ऐसा फेज मेरा जब 12th के स्टार्टिंग में था, मतलब जब मेरा 12th में ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में गया तो वो ये फेज आया उस टाइम, क्योंकि 1 साल से आप किसी से मिले नहीं थे। उसके बाद आप लोगों से मिलते हो, आप देखते हो कि लोगों ने आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है 12th में, 11th में आपने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया अपना। तो ऐसा लगता है कि शायद आप में कमी रह गई थोड़ी आपकी प्रिपरेशन में, या फिर आप उतने पोटेंट नहीं हो ये चीज़ करने में। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप में ही कमी है, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तो फिर मेरे को ऐसा लगा उस दिन कि शायद मैं ये काम करने के लिए नहीं बनाऊँ। फिर मेरे पेरेंट्स ने उसमें काफ़ी हेल्प की। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आप घूम के कहीं चले आओ। तो फिर मैं अपने कुछ रिलेटिव और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ दिन 1 महीने घूम के आया था उस टाइम, और उसके बाद से फिर मैं वापस आया तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा। तो फिर मैंने वहाँ से वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फिर काफ़ी उसके बाद चीज़ें स्मूथली रन कर गई। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि यार लगता है यार हटाओ ना, क्या ये IIT सब कुछ होता है क्या, मौज करो, 4 दिन की ज़िंदगी है, आसपास के ये भी मज़े कर रहा है वो भी मज़े कर रहा है। दो केस होते हैं। हम बच्चे आसपास देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही मज़े कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ रहे होते हैं। तो हम कभी कभी कंपैरिजन करने लगते हैं यार कि ना तो मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ ना तो मैं मज़े कर रहा हूँ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि शांति से मेहनत करते रहो, आप अपना पढ़ाई करते रहो, कंपैरिजन किसी से मत करो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं, सुने भी हैं कि बहुत ज़्यादा तेज हैं, बहुत ब्रिलियंट है, फिर भी उनका IIT NIT नहीं निकला। तो कंपैरिजन किसी से नहीं करना, आप अपनी प्रिपरेशन करो, आप अपना जो बोलते हैं ना पोटेंशियल, जितना आप अपना 100% दो, बाकी सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है। जब पहला JEE मेन दिया था तो कैसा रिजल्ट था सारांश? सर जब मैंने पहला JEE मेन दिया था तो मेरा शिफ्ट था वो काफ़ी इजी आया था, तो मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, जो कि था 168 मार्क्स। 168? हाँ। फिर मेरी परसेंटाइल बनी थी 97.01 परसेंटाइल। 97? हाँ, तो वो परसेंटाइल काफ़ी अच्छी थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि और पढ़ाई करते हैं और इसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि और अच्छी कॉलेज मिल सके मुझे। फिर मैंने वापस से पढ़ाई स्टार्ट की और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट किया। पर जो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज़ किए, 180 मार्क्स आए मेरे। 180 मार्क्स? हाँ, पर उसमें परसेंटाइल बनी 96.44। तो उसमें मेरी परसेंटाइल काफ़ी गिर गई वापस से। तो वहाँ पे एक बार मुझे फिर लगा कि इतनी मेहनत करने का कोई फल नहीं मिला। फिर मैं सोचा कि फिर मैं एडवांस की तैयारी काफ़ी अच्छे से करूँगा।
फिर मैंने वापस वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया एडवांस के लिए। सो गाइस, जैसे कि मैं अक्सर यही बोलता हूँ, अक्सर ये होता है कि जो आपके फर्स्ट मेंस में परसेंटाइल आ गए उसको इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि आपको वो अपना परफॉर्मेंस स्टेबल भी रखना है और इम्प्रूव भी करना है। सो उसमें कभी कभी होता है कि हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो गए लेकिन परसेंटाइल फिर भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। आपको पता ही है, बहुत सारे बच्चे वो जो 2 महीने का टाइम होता है उसमें दिन रात एक कर देते हैं पढ़ाई में, नंबर बढ़ जाते हैं लेकिन परसेंटाइल नहीं बढ़ती है। मैकेनिकल ही क्यों चूज़ करी सारांश? सर जब मैं क्लास 6 में था तो हमारे स्कूल में था, आईसीएसई बोर्ड का स्कूल था वो, तो कि उसमें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग से पढ़ाते हैं, मतलब तीनों की अलग बुक्स हो जाती हैं और सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं। तो जब मैं 6 में था तो एक टीचर आए थे हमारे स्कूल में, सत्यजीत करके, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थे फिजिक्स से खुद। तो उन्हें काफ़ी पसंद था वो सब्जेक्ट पढ़ाना और बच्चों को एक्सप्लेन करना कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि फिजिक्स क्या है, आप कैसे सोच सकते हो कि फिजिक्स वर्क कैसे करती है। और एक तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप देख सकते हो कि चीज़ें नेचर में कैसे काम कर रही हैं, मतलब नेचर जिस चीज़ पे वर्क करता है वो फिजिक्स है, विजुलाइज हो जाता है। हाँ, तो फिर जब मैं क्लास 7th 8th में गया तो वो वही पढ़ा रहे थे मैं लगातार 3 साल, तो फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया उस सब्जेक्ट में। फिर क्लास 9 10th में गया तो फिर अच्छे मार्क्स आने लगे, चीज़ें समझ में आती थी बाकी लोगों से ज़्यादा कि फिजिक्स कैसे काम करती है। और फिर 11th में गया तो जो मेरे परसेंटाइल आई थी जेई के टाइम भी, तो उस टाइम भी मैं 99.5 परसेंटाइल आई थी फिजिक्स में, और एडवांस में मेरे अकेले 67 मार्क्स थे आउट ऑफ 97 फिजिक्स में। तो और जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स के हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जब मैंने निकाला हमारा कि क्या क्या हमारे सब सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो उसमें मैंने पाया कि थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन्स और ये सब चीज़ें थी जो कि काफ़ी कुछ हमारा जो मैकेनिक्स है, बेसिक मैकेनिक्स इन फिजिक्स, उससे रिलेटेड है, मतलब ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, बर्नौलीज थ्योरम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो ये सब चीज़ें थी तो जो कि मुझे काफ़ी पहले से ही पसंद थी। तो मैंने चूज़ किया कि हाँ ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जो मुझे करना है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पहले से पसंद है या जो चीज़ें मैं प्यार करता हूँ जो कि फिजिक्स है, वो चीज़ मुझे यहाँ सीखने को मिलेगी वापस से, और मैं ये चीज़ें वापस पढ़ पाऊँगा, क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट्स है और उसमें इतना कुछ फिजिक्स के बारे में नहीं है बाकी ब्रांचेज में, तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी फैसिनेट की मैकेनिकल के बारे में। मैंने सुना इलेक्ट्रिकल भी मिल रही थी तुम्हें? हाँ सर, हाँ मुझे अपने कॉलेज में इलेक्ट्रिकल भी मिल रही थी, पर मैंने चूज़ किया कि मैकेनिकल, क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी मैकेनिकल, और नाम ही उसने मेरे को इन्फ्लुएंस किया कि मैकेनिकल। अब मैंने सुना मैकेनिकल होगा तो मैकेनिक्स होगी, तो पहले मैंने सोचा कि हाँ मैकेनिक्स है तो मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग मैंने सुना बहुत टफ होता है, इतने असाइनमेंट्स। जब मैं था 12th में तो ऑब्वियसली सब बोलते थे कि इंजीनियरिंग टफ है, इतने असाइनमेंट्स मिलते हैं, टीचर्स इन्हें ट्यूटोरियल्स देते हैं, इतने सारे मिड सेम्स एंड सेम्स एग्जाम होते हैं बहुत सारे, इतने कभी दिए नहीं 6 महीने में एग्जाम्स। तो फिर लगता था कि हाँ ये वो चीज़ है जो मुझे पसंद है और ये चीज़ मैं कर पाऊँगा आगे फ्यूचर में भी, तो इसीलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ की। तो मैंने कहीं पे तो देखा, एक वीडियो देखा था कि एक इंसान था जो मतलब कुछ लोगों से पूछ रहा था कि इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं। सो किसी ने बोला नहीं पता है, किसी ने कुछ और बोला एक्चुअल में नहीं पता है। फिर एक बच्चा तो नहीं बोलेंगे, मतलब आदमी ही था, 30-40 का रहा होगा। सो वो बोलता है इंजीनियर मतलब बेरोजगार। तो ऐसी परसेप्शन बन चुकी है कि मतलब जो इंजीनियरिंग करेगा वो बेरोजगार होगा, बट ऐसा नहीं। आप IIT NIT से करो इंजीनियरिंग, फिर बेरोजगार रह जाना तो बताना हमें, क्या कहना है तुम्हारा? हाँ सर, मतलब अगर आप अच्छे कॉलेज से करोगे और जो चीज़ें आप सेलेक्ट करोगे जो आपको पसंद है एज ए ब्रांच। बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो CSE का स्कोप है तो उसके पीछे भागते हैं, CSE नहीं मिले तो ECE में भाग जाएंगे, क्योंकि और फिर वो जाते हैं जब उन्हें समझ जाते हैं कि ECE चीज़ क्या है, फिर CSE चीज़ क्या है, उन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर वो चीज़ें बिना पैशन के करते हैं। आप दिन भर आप रट्टू की तरह कोड कर रहे हो, फिर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभी हमारे कॉलेज में आप जानते हो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी CSE में कोई प्लेसमेंट नहीं लगी है, और काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जो कि मैकेनिकल में उनको कोडिंग पसंद है, उन्होंने मैकेनिकल से भी काफ़ी अच्छा 45 लाख 50 लाख का पैकेज फोड़ रखा है। तो इस डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ से कितना प्यार है और आप उस चीज़ को कितना अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप कहीं भी हो तो अगर आप उस जगह के टॉप 1% में हो तो आप उस जगह में सबसे बेस्ट कमा पाओगे, या फिर सबसे ज़्यादा बेस्ट पैसे आप निकाल सकते हो उस अपने जॉब से या उस अपने पैशन से, जो भी आप उसको कह सकते हो। बिल्कुल। तो हमें कि हाँ मेरा दोस्त CSE ले रहा है,
अरे वो भैया CSC ले रहे हैं तो मैं भी CSC ले लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यदि आपको इंटरेस्ट है, आपको नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट है, जैसे बोलते हैं कि जो कोडिंग है उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, यदि आप उस पर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। बट सिर्फ दोस्तों के कहने पे या देखने पे ले लिया CSC, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट पे आपको ग्रो करना होता है, नई चीज़ें सीखनी होती है, तभी आपको इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है। पहले अटेम्प्ट में 161, यस सर, सेकंड अटेम्प्ट में 180, डिफरेंस 19 मार्क्स का, Yes. ठीक है। तो उसको कैसे इम्प्रूव किया? सर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक था, क्योंकि मैंने 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी पढ़ाई जा रही थी तो उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, पर 11th का जो पार्ट होता है जैसे GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको पढ़ते नहीं है। तो वो गलती मैंने भी की थी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वाला जो पोर्शन था मेरा काफ़ी वीक रह गया था। और मेंस में ऐसा क्या होता है कि जो केमिस्ट्री में होता है कि वो जो फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन में देते हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो वो इजी क्वेश्चन आते हैं फिजिकल के, और मेरा फिजिकल काफ़ी अच्छा था और इनऑर्गेनिक भी अच्छी थी, पर ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो था वो काफ़ी वीक रह गया था मेरा। तो जो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन थे कंपलसरी वाले, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं कर पाया था क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। तो मेरी परसेंटाइल इसलिए काफ़ी वीक रह गई। फिर उसके बाद जब सेकेंड अटेम्प्ट आया तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया, GOC को पढ़ा और फिर मैंने वापस चीज़ें रिवाइज की, तो काफ़ी चीज़ें मुझे वापस समझ में आने लगी, जिसकी वजह से मेरे केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स बढ़ गए थे। वो इम्प्रूवमेंट कैसे किया? क्योंकि GOC बहुत बड़ा टॉपिक है और बच्चे डरते हैं उससे कि चलो 2 महीने का टाइम है, यदि GOC में ही लगा दिया तो फिर और सब्जेक्ट कहीं ना छूट जाए, तो कैसे वो इम्प्रूव किया? सर GOC में क्या था कि हमारा जो रेजिडेंस कोचिंग है उसमें वो ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उस काफ़ी वन शॉट या फिर छोटे वीडियोस होते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स वो काफ़ी सिखाते हैं काफ़ी कम टाइम में। तो उनके जो ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं या फिर उनके ऐप पे जो वीडियोस आते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ में कि आप अपने बैकलॉग खुद क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कुछ सीखना है नया, जो आपकी कोचिंग, आपकी ऑफलाइन कोचिंग में कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया हुआ है, तो आप उनसे सीख के अच्छा पढ़ सकते हो, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो आपको डायरेक्टली कोटा के टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे रेजिडेंस की। प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल था? प्रैक्टिस का सर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जो मॉड्यूल मिलती है आपको आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वो सॉल्व करना तो सबसे बेसिक और सबसे बड़ी चीज़ है। आपको जो लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे पहले सॉल्व करने चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आपको लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए। तो अगर, क्योंकि जो फॉर्मूलाज होते हैं आप याद तो कर लोगे, पर आपको कैसे अप्लाई करना है उन चीज़ों को आप कैसे सीखोगे जब तक आप उसको प्रैक्टिस ना करो। तो प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको चीज़ें आएंगी। तो प्रैक्टिस तो मस्ट है अगर आपको कुछ फोड़ना है जेई में। तो कितने ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे? सर गया था 11th में तो टीचर्स ने बोला 35 ईयर्स कर लो, तो वो जो एक बुक आती है अरिहंत की, सबको पता है वो, तो वो 35 ईयर्स की बुक हमने भी उठाई और उसमें से काफ़ी हद तक सॉल्व किया था जब मैं 11th में था। तो फिर 12th में हमने क्या किया कि 15 ईयर्स की पुरानी बुक उठाई, फिर वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि 35 ईयर्स का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन था तो फिर कम टाइम बचा था, तो हमने 15 ईयर्स की पुराने जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो कर दिए। हाँ, ऑलमोस्ट सारे कर दिए थे मैंने जो 15 ईयर्स के थे। ओके। एग्ज़ाम से कितने दिनों पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था? एग्ज़ाम से सर 1 महीने पहले मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम कोचिंग ने हमारी काफ़ी पहले जो सिलेबस था वो ख़त्म कर दिया था, तो उन्होंने मॉक टेस्ट लेना काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दिया। हमारे हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट होते थे और उसके बाद रिजल्ट तुरंत आता था कि आपको फिर तुरंत आंसर शीट बता देते थे कि आप अपने आप को देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो सारांश सब कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो जेई के टाइम पे एक सुपर पावर जो तुम्हें चाहिए हो और वो मिल जाए तो कौन सी होगी? सर एक सुपर पावर जो जेई के टाइम मुझे मिलती तो अच्छा होता, वो थी कि कोई मेरी नींद ले लेता। जैसे रामायण में लक्ष्मण की वाइफ ने उनका नींद ले लिया था, मतलब वो अपने भैया का सेवा कर रहे थे तो इसलिए उन्हें नींद नहीं आती थी। तो अगर कोई मेरी नींद लेता तो मैं शायद कम सोता, अच्छे मार्क्स आते। ऐसा नहीं है कि सोना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप सो रहे हो तो आपका मतलब आपकी बॉडी रिफ़्रेश होती है आपके सोने से ही। तो अगर आप सोओगे नहीं तो नींद आपको आती रहेगी, दिन भर स्लीपी फील करोगे, आप प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी। पर अगर मेरा सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती और मैं सोता नहीं तो ऐसा सुपर पावर मिलता तो अच्छा था। ऐसा ज़रूरी है क्या कि कम सो तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं? नहीं सर, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ नींद तो ज़रूरी होती है। जैसे 6 से 8 घंटे सोना तो मस्ट है, आपको उतना सोना ही चाहिए, नहीं तो बॉडी आपकी रेस्टलेस लगेगी, आपको स्लीपी लगेगा फुल डे, प्रोडक्टिविटी
10% 20% आएगी आपकी। तो फिर उससे अच्छा है कि आप 6 घंटे या फिर 8 घंटे सो लो, 2 घंटा एक्स्ट्रा सो लो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे, ताकि आप दिन भर पढ़ाई कर सको। दोपहर में सोना सजेस्ट करोगे या नहीं? सर ये डिपेंड करता है कि आपने बचपन से आपका कैसा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं कि बचपन से उन्हें आदत होती है सोने की, पर अगर वो सडन चेंज करेंगे कि दोपहर में सोना उन्होंने बंद कर दिया, तो फिर उनकी बॉडी उसको जल्दी मतलब अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। पर कुछ बच्चे होते हैं जो रात को ही सोते हैं, जैसे मैं था। तो ऐसा था कि मम्मी बोलती थी सोने के लिए, पर हमें खेलना होता था 2 बजे 3 बजे, तो फिर हम सोते ही नहीं थे, हम खेलने आते थे। तो मेरा था कि दोपहर में सो नहीं सकता था मैं, तो मैं सीधे रात को ही सोता था, दोपहर में सोता ही नहीं था। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, कैसी अडेप्टेबिलिटी है उसकी बॉडी की, अपने जो भी फैक्टर्स चेंज कर रहा है उसके हिसाब से। तो गाइज़ पहले से प्री डिफाइंड मत रहो, या पहले से माइंडसेट बना के मत रखो कि नहीं नहीं मुझे इतना ही सोना है। 6 से 8 घंटे की नींद आप ले सकते हो, जो कि बेस्ट रहती है। बाकी 8 घंटे सो भी लिए, उसके बाद भी 16 घंटे रहते हैं, उसमें भी आप सारी चीज़ें हटा दो तो 10 घंटे 8 घंटे तो पढ़ ही सकते हो आराम से। एग्ज़ाम हॉल में ऐसी कौन सी सुपर पावर चाहते थे कि जो तुम्हें मिल जाए? हाँ, एग्ज़ाम हॉल में सर ऐसा हो कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे बोर्ड पे दिखने लग जाए, और बाकी जो बच्चा मेरे कोई आसपास बैठा हुआ है वो किसी को नहीं दिखे, और सिर्फ वो मुझे दिखे। तो अगर ऐसी सुपर पावर होती है मेरे पास, तो सीधे 100% आती, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स 300 मार्क्स आ जाते। सेकंड बार इतिहास रचा जाता पूरे मार्क्स। पास्ट में जाके कोई एक चीज़ सुधारना चाहते हो? सर अगर पास्ट में अगर मैं कोई चीज़ चेंज कर सकता था, तो वो ये था कि मुझे पहले था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। तो पर क्लास 6 में था कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला था अंडर 16 लेवल पे। उसके बाद मेरी इंजरी हो गई मेरे दोनों उस लिम्स में, और नीज़ में स्वेलन हो गई बहुत ज़्यादा, वाटरी हो गई, मतलब पानी भर गया काफ़ी ज़्यादा, पर ऑयल सिक्रेट नहीं करा था वहाँ का ग्लैंड। तो उसकी वजह से मैंने 2 साल बिल्कुल कुछ खेला भी नहीं। तो अगर ऐसा होता कि मैं उसको चेंज कर पाता तो वो अच्छा होता, वो इंजरी मुझे नहीं होती। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आ गए तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर सभी का रिएक्शन तो काफ़ी अच्छा था। मम्मी काफ़ी खुश थी मेरी कि अच्छे परसेंटाइल आ गए, दीदी बहन मेरी काफ़ी खुश थी। पापा तो ऐसा था कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ गई थी मेरी, तो पापा कैसा था कि वो सारे रिलेटिव्स को या फिर सबको फ़ोटो भेज रहे थे, या फिर अपने स्टेटस या फिर स्टोरीज पे लगा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा माहौल था घर पे। तो वो फोटोज़ अभी हैं? हाँ सर, वो फ़ोटोज़ तो अभी मेरे पास हैं, वो न्यूज़पेपर वाली। बिल्कुल गाइस, हम आपके लिए फ़ोटो भी लगा देंगे वीडियो पे। जो दोस्त तुम्हारे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे जेई की, तो उनमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ किसी आईआईटी एनआईटी पे? जो मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे, उनमें से 3 और ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एनआईटी या फिर आईआईटी में। एक मेरा फ्रेंड है कनिष्क अमन करके, वो अभी आईआईएससी बैंगलोर में है। एक मेरा फ्रेंड है कार्तिक करके, वो अभी एनआईटी कुरुक्षेत्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। ओके, तो 2 दोस्तों का हो गया सिलेक्शन, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों का क्या रिएक्शन था और भी जो थे? सर मिला जुला रिएक्शन था सबका। कुछ फ्रेंड्स का था कि हाँ तू इससे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था, 98.5 या 99 परसेंटाइल, या फिर कुछ का था कि हाँ अच्छा है जो भी आ गया बढ़िया है। कुछ का था कि हाँ भाई तूने तेरा तो हो गया, हमारा क्या, मेरी तो 85 परसेंटाइल आई है या फिर 78 परसेंटाइल आई है। तो मिला जुला रिएक्शन था सारे फ्रेंड्स का। लास्ट में कोई एक मैसेज देना चाहो, वो क्या हो सकता है बच्चों के लिए? लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा मैं कि ये जो भी पढ़ो आप अपने प्रिपरेशन के टाइम, उसको आप अच्छे से पढ़ो। आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कितने मार्क्स लाने 99 परसेंटाइल के लिए, वो है 200 मार्क या 210 मार्क। तो अगर आप 70% सिलेबस या फिर 80% सिलेबस कवर करते हो, तो आपके आराम से 200 मार्क 190 मार्क के आसपास आ जाएंगे। पर आप ऐसे हड़बड़ी करोगे कि ये सिलेबस ये चैप्टर पढ़ लूँ, वो टॉपिक पढ़ लूँ, कुछ यहाँ से कर लूँ, कुछ वहाँ से कर लूँ, कुछ ये शॉर्ट्स वीडियो देख लूँ, कुछ उस यूट्यूब चैनल से देख लिया, कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ देख लिया, तो ऐसा होगा कि आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप धीरे धीरे विद टाइम वो चीज़ें भूल जाओगे, आप रिवाइज़ नहीं करोगे, भूल जाओगे कि हाँ मैंने देख लिया तो हो ही जाएगा। पर आप जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ोगे, उसके बेसिक क्वेश्चंस लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको उन पर कॉन्फिडेंस रहेगा, प्लस आप उनको अच्छे से एग्जाम्स में लिख भी पाओगे। तो मैं ये बोलूँगा कि जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, सिलेबस 60% कवर करो, 70% कवर करो, पर अच्छे से करो। फुल सिलेबस के चक्कर में अगर नहीं हो पा रहा, अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो 60% करो, 70% करो, पर जो करो एकदम अच्छे से करो। सो गाइज़, जो भी करो, जहाँ से भी करो, जैसे भी करो, अच्छे से करो, बस यही मैसेज है हमारा। सो बहुत अच्छा लगा आज के वीडियो में। थैंक यू सारांश हमारे चैनल पे आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मे भी उनकी कुछ हेल्प हो जाए, कुछ उनको सीखने को मिले,
क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, एक्चुअल में जो वो एक्सपीरियंस कर चुका है, उस पास से जा चुका है, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई होप कि आप लोग अच्छी जगह जाओ, अच्छी IIT अच्छी NIT में जाओ, फिर मे भी आप हमसे मिलो. और जिनको भी सारांश भैया से कुछ भी पूछना है, बात करनी है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा उनका इंस्टा हैंडल, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, पूछ सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, आपको SVNIT के बारे में जानना है, प्रिपरेशन के बारे में जानना है, वो सारी चीज़ें आपको गाइड कर देंगे. सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय. ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय.